नाज़रीन, भारत लक्षद्वीप में फौजी अड्डे बना रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि भारत लक्षद्वीप में फौजी अड्डों का इफ्तिताह करने जा रहा है। भारत जिस जजीरे पर फौजी अड्डे बना रहा है वो लक्षद्वीप से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वो इस जजीरे पर लक्षद्वीप के पास फौजी अड्डे तैयार करने जा रहा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमें इंडिया से सर हरि मोहन ने ज्वाइन किया है, जो कि एक प्रोफेसर भी हैं और साथ ही साथ एक सीनियर तज्जिया निगार भी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? धन्यवाद मैम, बहुत बढ़िया। आप बताइए। मैं भी ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। सर, क्या कहेंगे, आज हम बात कर रहे हैं लक्षद्वीप के हवाले से। लक्षद्वीप ये वही जजीरा है जो कुछ अर्सा पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब से दरियाफ्त किया गया था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बहुत सारी तस्वीरें जो हैं वो लक्षद्वीप के हवाले से वायरल हुई थी और बाद में एक कंपटीशन शुरू हो गया था, लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स। और अभी खबरें भी सुनने पा रही हैं कि मालदीव्स की जानिब से कई इंडियंस को जो है वो निकाल दिया गया है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस जजीरे के हवाले से जहां पर ये फौजी अड्डे तैयार किए जा रहे हैं भारत की जानिब से? अगर हम भारतीय फौज की बात करें तो इस खबर के हवाले से उन्होंने अभी कोई तस्दीक तो नहीं की, लेकिन क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि भारत को वहां पर फौजी अड्डे बनाने पड़ रहे हैं? तना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ कवर करने की कोशिश की है। फौजी अड्डा या नेवल बेस का इंटेंशन अगर आप देखें तो सिर्फ ये नहीं होता कि हमने किसी के ऊपर अटैक करना है। बिल्कुल। दूसरी बात, हमने ये फौजी अड्डा हमारी जमीन पर डेवलप करने की कोशिश की है, वो भी सिर्फ वो इसलिए नहीं कि हमने वॉर ट्राई करना है या कुछ भी करना है, बल्कि बिल्कुल खाली सा अरेबियन सी के अंदर बीच में अगर खाली सी जगह के ऊपर आप अगर कोई इस तरीके का पार्ट या इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, उसका मतलब ये होता है समझ जी कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। और इंडिया की सबसे बड़ी खास बात यह है कि लक्षद्वीप के पास, मतलब इंडिया के साउथ से होकर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड रूट निकलता है। बिल्कुल ऐसा। चाइना से जो भी मैरीटाइम ट्रेड रूट यूरोप तक जाएगा, वो मैक्सिमम ट्रेड 80-85-90% जो ट्रेड है वो इस जगह से होकर, हमारे इस एरिया से होकर जा रहा है। और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रहे हैं, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो मींस जिस तरीके से इजराइल और हमास वॉर चल रहा है, जिस तरीके से इजिप्ट के अंदर इस टाइम पर आने वाले कुछ दिनों में आपको टर्मोइल दिखाई देगा, हो सकता है एक छोटी या लिमिटेड इजराइल इजिप्ट वॉर आपको दिखाई देगा। और उस वॉर का जो स्पिल ओवर है, इजराइल हमास वॉर का स्पिल ओवर, या यूं कहें अमेरिका ईरान के कॉन्फ्लिक्ट का स्पिल ओवर आज के दिन यमन में देखने को मिल रहा है। आप एक खबर तो शायद आप पढ़ चुके हैं कि इंडिया ने लक्षद्वीप में अपना एक नेवल बेस डेवलप करने की कोशिश की, जिसकी अभी खबर पूरे तरीके से कंफर्म नहीं है कि कौन से वाला होगा, बस ये है नेवल शिप्स है। वहीं दूसरी तरफ शायद आप इस चीज को पढ़ना भूल गए कि सोमालिया के अंदर अमेरिका 5 मिलिट्री बेसिस बनाने जा रहा है। 5। इसका मतलब यह है कि इंडिया के कंसर्न से ज्यादा, इंडिया से ज्यादा टेंशन में इस टाइम पर अमेरिका दिखाई दे रहा है, जो कि यमन के अंदर या यूं कहें बाब अल मंदेब स्ट्रेट के अंदर या यूं कहें गल्फ ऑफ अदन के अंदर जो इस टाइम पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हर दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई जैसे कह सकते हैं कि शिप जो है वो हाईजैक हो जाता है, या फिर वहां आर्मी और नेवी जिस तरीके से मौजूद हैं, वो जिस तरीके से शिप्स को हाईजैक कर रही हैं, मतलब बचा रही हैं, उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो वहां पर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। और सना जी, जब सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं तो उन सिक्योरिटी कंसर्न्स को हमेशा सिक्योरिटी पर्सनल्स ही हैंडल कर पाते हैं। अब थोड़ा सिनारियो चेंज हो गया। हमने लक्षद्वीप, अच्छा वैसे मजे की बात आपको लक्षद्वीप के बारे में बताऊं, जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो लक्षद्वीप पे शुरू में ना तो पाकिस्तान ने दावा किया था ना इंडिया ने दावा किया था। तो हमारे सरदार पटेल को याद आया, ऐसा कहा जाता है, सरदार पटेल को याद आया कि यार वो लक्षद्वीप किसके खाते में गया है, कि यार वो तो अभी तक किसी के खाते में नहीं गया सर। और क्योंकि वो किसी के खाते में नहीं गया है, इसलिए लक्षद्वीप को जाओ जाके कब्जा करो। मजे की बात यह है, इंडियन नेवी आधा घंटा पहले, सिर्फ आधा घंटा पहले पाकिस्तानी नेवी से पहुंच गई थी। अगर वो आधा घंटा पहले आपकी नेवी पहुंच जाती और वहां पाकिस्तान का झंडा होता तो आज के दिन लक्षद्वीप भी पाकिस्तान का हिस्सा होता, इंडिया का नहीं है। ये शायद आपके यहाँ बात डिस्कस नहीं होती होगी, हमें पता है। तो ऐसा था। तो यानी जिस जो लैंड मास अभी जहां पर हम नेवल बेस बना रहे हैं, हो सकता है वहां पाकिस्तान का नेवल बेस होता। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो इंडिया ने बहुत डेवलपमेंट की है और लक्षद्वीप को डेवलप करना इंडिया के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी जो इस जजीरे पर ये एक फौजी अड्डे बनाने जा रहे हैं, हमने खबर सामने आई है कि IS विक्रांत समेत 15 वॉरशिप जो है वो इस जजीरे की तरफ ट्रैवल करेंगे। और जिस तरह हमें आपने भी बात की कि इस जजीरे के जरिए जो है वो बहुत बड़ी ट्रेड होती है, तकरीबन कहते हैं कि $मिलियन की जो ट्रेड है वो इस जजीरे के जरिए होती है। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया शायद इस मेन की को जो कि ट्रेड की है इसको कंट्रोल करने की शायद कोशिश कर रहा है?
जैसा कि आपने भी खुद ही कहा कि यहाँ से चाइना के जहाज जो हैं वो भी गुजरते हैं। देखिए मैडम, ट्रेड का कंट्रोल करना और हम्म, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, दो शब्दों में फर्क है। हमारा मानना है कि हम वहां सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम्म, आप मानते हैं कि उसे कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल करने का दूसरा तरीका यह होता है, जो आप अगर चाइना के अंदर जाकर देखें, साउथ चाइना सी का एक मामला उठाएंगे तो आपको पता लगेगा, उसे कहते हैं कंट्रोल करना, जिसमें पैलेस्टीनियन जो शिप्स हैं, जो पैलेस्टीनियन फिश बोट्स हैं, उनको टक्कर मार के, लिटरली चाइनीज नेवल शिप टक्कर मार के भगाता है, डुबो देता है। कभी उसके ऊपर वाटर प्रेशर की जो कैनन्स हैं वो चला देता है, कभी उन पे फायर करता है, कभी लेजर बीम्स छोड़ता है। चाहे पैलेस्टीन फिलीपींस हो गया, चाहे वो इंडोनेशिया हो गया, चाहे वियतनाम हो गया, यहाँ ये होता है कंट्रोल करना, जिसके और दादागिरी दिखाना, जिसमें किसी की भी वेसल हो, अपने अलावा किसी भी वेसल को वहां घुसने ना देना और पूरा कब्जा करके बैठ जाना। तो शब्दों में मुझे थोड़ा सा डिफरेंस है। आप जो कह रहे हैं कब्जा, वो हमारा कब्जा या कंट्रोल या नहीं है, हम वहां सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि मैडम क्या होता है ना, जो ट्रेड है वो सबका बराबर है, ऐसा और ही है। इंडिया का भी जो ट्रेड बढ़ रहा है, अगर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, यहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटीज बढ़ी जो हमारे ट्रेड को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो मैडम हमारी नेवल फोर्स यहाँ स्ट्रांग पोजीशन पर होनी चाहिए, जो यहाँ उस नुकसान पहुंचाने वाले जो बंदे हैं उनको रोक सके। अब उसे कोई कैसे देखता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप फिर भी कंपैरेटिव स्टडी करना चाहते हैं तो चाइना के एग्जांपल मैंने आपको बता दिए कि वो असलियत में सिंपल फिश बोट्स के साथ क्या बिहेव करता है अपने छोटे देश जो पड़ोसी देश है उनके साथ। इंडिया ऐसा कभी करेगा सर, नहीं, अभी आपको हमने एग्जांपल कुछ भी दिन नजर नहीं पहले भी आएगा। एक खबर देखी कि इंडियन नेवी ने जो है वो 2 जहाज जो है वो जो रेस्क्यू किए थे, जिनमें जो है तकरीबन कुछ पाकिस्तानी मछेरे भी मौजूद थे। और इंडियन नेवी की बात अगर करें तो उन्होंने पहले भी कई तरह के अच्छे कारनामे सर अंजाम दिए हों। आप ये देखिए ना मैडम, हमारी इंडियन नेवी ने सिर्फ ये नहीं, जब है ना ISIS कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तब हमारे जो नर्सेज थी और जो बाकी लोग थे उनको बचाने में उनके साथ पाकिस्तानी भी आए थे। हम्म, आप याद करें, आपको मिलेगा कि जो नर्सेज थी, नर्सेज में पाकिस्तानी नर्सेज भी थी, उनको भी लेके आए थे। इसी तरीके से यूक्रेन से भी काफी सारे पाकिस्तानियों को इंडिया ने रेस्क्यू किया था। ऐसा ही है। हमारे देखिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इंडियन है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, इवन चाइनीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि चाइना ने, जब इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और इंडिया ने अपने लोगों को निकालने के लिए पूरा एफर्ट शुरू कर दिया था, तो चाइना ने साफ कहा था अपनी टिकट खुद खरीदो और आ जाओ, हमारे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए, या हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। तो ये अपना अपना तरीका होता है। हम अपने सिटीजन्स के लिए तो मरने तक के लिए तैयार है। मारा तो खैर अभी तक किसी को भी नहीं है, हम डिप्लोमेसी दिखाते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी के नाम पे सभी को बचा लेते हैं। तो जो नेवल फोर्स है वो भी तो ह्यूमैनिटी के नाम पर ही काम कर रही है। जो आप मछेरों की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ मछुआरे कहते हैं उन्हें, मछुआरे की बात कर रहे हैं, उनको जो बचाया वो इसीलिए तो बचाया। तो मैं भी उसी चीज को कर रहा हूं, जो मैं वही कह रहा हूं जो आप एंडोर्स कर रही हैं, कि इंडिया जो है वो असलियत में एक ह्यूमैनिटी के ऊपर बात करता है। और हमारी नेवी ने कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया है जब तक कि वॉर ही डिक्लेयर नहीं हो गया है। तो हम इसे इस तरीके से देखते हैं कि हमारी सिक्योरिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन सर हम देख रहे हैं कि इंडिया वक्त के साथ साथ अपने डिफेंस पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। अभी मेरा ख्याल है कि कल की ही न्यूज है कि सऊदी अरेबिया ने इंडिया से जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड कर रही है, जो कि रशिया और इंडिया की कंबाइंड टेक्नोलॉजी है। इंडिया सिर्फ नेवी में हम बात नहीं कर सकते, पूरे अगर हम ओवरऑल डिफेंस सिस्टम के इंडिया की बात करें तो हम देख रहे हैं कि इंडिया वक्त के साथ साथ अपने डिफेंस सिस्टम को जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आए दिन डिफेंस से रिलेटेड जो हथियार हैं वो इंडिया बना रहा है। दूसरे मुल्कों में इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जिस तरह कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया में एक वर्ल्ड डिफेंस शो था, तो वहां पे इंडिया को भी इनवाइट किया गया। पाकिस्तान तो इनवाइटेड नहीं था, लेकिन इंडिया को इनवाइट किया गया और वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल की डिस्कशन हुई। और अब जो है सऊदी अरेबिया डिमांड कर रहा है इंडिया से कि आप हमें ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट करें। तो क्या कहना चाहेंगे, इंडिया डिफेंस पर इतना काम कर रहा है कि आज पूरी दुनिया जो है वो डिफेंस से रिलेटेड चीजें, हथियार, मिसाइल इंडिया से डिमांड कर रही है। देखिए मैम, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम वो वेपनरी प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे किसी पड़ोसी के लिए, तो कम से कम हमारे जो वेस्ट में पड़ोसी है हम उसके लिए तो कम से कम ये वेपनरी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सब चीजें नॉर्मल रहे। और मुझे नहीं लगता कि हमारे को ये वेपनरी आपके अगेंस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कुछ सिचुएशन लग नहीं रही है। और कोशिश करेंगे हमारी लड़ाई ना हो, कम से कम तब ना हो जब वर्ल्ड वॉर चल रहा हो। लेकिन इस चीज से आप इग्नोर नहीं कर सकते कि वर्ल्ड इज एट द वर्ज ऑफ वॉर। दुनिया में वॉर शुरू हो चुका है, माने या ना माने। यूक्रेन वॉर की आग नहीं बुझ रही है, इजराइल हमास वॉर लगातार चल रहा है, अगला वॉर हिजबुल्लाह के साथ होने जा रहा है, यमन चल रहा है। और अभी अभी खबर, कल की खबर है कि अमेरिका ने अपने 5 एयरक्राफ्ट कैरियर पैसिफिक ओशियन में डिप्लॉय करके उनको चाइना की तरफ मूव करने का ऑर्डर दे दिया है। साउथ कोरिया लगातार मिसाइल डिफेंसेस को बढ़ा रहा है।
और ऐसी सिचुएशन में हर कोई अपने मिलिट्री प्रैक्टिसेस को मतलब मिलिट्री डिफेंसेस को डेवलप कर रहा है। लेकिन इंडिया को अगर आप देखेंगे, इंडिया के पास कोई रीजन नहीं है बड़ा चाइना से लड़ने का, और कोई भी रीजन नहीं है पाकिस्तान से लड़ने का। पाकिस्तान से पुरानी लड़ाई है, उसे हम कोशिश करेंगे कि एक बहुत मिनिमम लेवल पर रहे, उसको वो कभी भी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट पर ना क्रिएट हो, क्योंकि हम भी जानते हैं कि अगर हम पाकिस्तान से लड़ते भी हैं तो देखो हमें भी प्रॉब्लम होगी और आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी, आप भी जानते हैं। लेकिन हम लड़ें क्यों? हमारे लिए आज के दिन जो इंडस्ट्री है, वेपन इंडस्ट्री जो है, वो हमारे लिए एक इंडस्ट्री है और एक मार्केट है। अगर सऊदी अरेबिया, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना ये हमारे वेपन्स ले रहे हैं, कोई एयरक्राफ्ट ले रहा है, तेजस ले रहा है, कोई ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है, कोई पिनाका मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है, कोई स्वाति रडार खरीद रहा है, कोई एंटी ड्रोन सिस्टम खरीद रहा है, तो इसका मतलब ये है हम उससे ट्रेड कर रहे हैं। और अप्रोक्सीमेट 1,13,000 रुपीज, 13,000 करोड़ डॉलर का रुपीज का अगर हम डिफेंस एक्सपोर्ट कर चुके हैं तो कोई बुराई थोड़ा ना है मैडम, इससे फायदा ही है हमारे को। और अगर फायदा है तो हम उसे मार्केट की फॉर्म में देख रहे हैं। और जहां तक रही बात एक्सपोर्ट्स की, वो क्यों कर रहे हैं, तो देखिए अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, चाइना, जितने भी बड़े कंट्रीज हैं, उनको एक बात देखी गई है कि वो सारे के सारे मिलिट्री एक्सपोर्ट करके दो काम करते हैं। एक, पैसा कमाते हैं, दूसरा ट्रेड तो होता है बिजनेस, दूसरा मैडम इन सब चीजों से इंडिया, इन सब कंट्रीज के जो रिलेशंस हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, फॉरेन रिलेशंस, वो स्ट्रांग होते हैं। वही चीज हमने पॉलिसी अपना ली है, उसमें मुझे नहीं लगता। और ये डिफेंस जो है ये इसी का एक पार्ट है कि हमारे लिए ये एक इंडस्ट्री है जिससे हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और अगर ये हम लगातार जो चीजें प्रोड्यूस करेंगे उससे बेनिफिट ये होगा कि फॉरेन कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे। और सिर्फ इंडस्ट्री है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम ये वॉर लाइक प्रिपरेशंस कर रहे हैं। सर, इंडिया ऑलरेडी जो है वो दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर कर चुका है। इवन कि अगर हम गल्फ कंट्री की बात करें तो वहां पे आप देख लें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले यूएई में थे, फिर वो कतर गए और सऊदी अरेबिया ने भी अब उनसे ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड कर दी। मतलब पाकिस्तान ने बड़े लंबे अरसे तक कोशिश की कि अरब ममालिक से भारत को दूर रखा जाए, लेकिन भारत जो है वो अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर से बेहतर कर रहा है, अपने वेपन्स, अपनी डिफरेंट चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान जो है वो आइसोलेट हो गया है। देखिए मैम, पाकिस्तान के साथ एक सबसे बड़ी खास बात ये थी, ऐसा नहीं है कि इंडिया को आइसोलेट करने में पाकिस्तान कामयाब नहीं हुआ। बस ये समझ लीजिएगा फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी जो है कंसिस्टेंट गेम है। कंसिस्टेंट गेम का मतलब वो लगातार एग्जैक्टली कभी ऐसा, कभी आपका पलड़ा भारी है, कभी हमारा पलड़ा भारी है। मालदीव्स में आप देख सकते हैं पिछले साल तक इंडिया का डोमिनेंस था, अब्दुल्ला सोलेह की सरकार थी, इंडिया जो है वो आराम से कंफर्टेबल जोन में था। गवर्नमेंट चेंज हो गई, चाइना का डोमिनेंस आ गया, चाइना इस टाइम पर वहां डोमिनेट कर रहा है। 1969 में ओआईसी जब बना, इवन उससे पहले जब इंडिया और पाकिस्तान आजाद हुए, तो पाकिस्तान ही अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का दुलारा था। पाकिस्तान 2008-9 तक, आप मानेंगे 1947 से 2008 या 2009 तक, अप्रोक्सीमेट 50-60 ईयर्स तक, 60 साल तक अगर पाकिस्तान वेस्ट का बहुत प्यारा रहा हो, उसकी गोद में बैठा हुआ हो, आपको भर भर के एड आती हो, इन्वेस्टमेंट आती हो, जो गिफ्ट्स आते थे भर भर के आते हो, और इंडिया को P4350 जो क्या नाम है P350 समथिंग गेहूं देने से, जिसको जो जानवरों को डाला जाता था, वो गेहूं देने तक से अमेरिका ने मना कर दिया।